नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। अपने उत्तराखंड में उत्तराखंड के तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी चुनावी बिगुल के बीच उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने महिलाओं, युवाओं के रोजगार और कानून व्यवस्था के साथ साथ कई अहम मुद्दों का जिक्र इसमें किया। इसी के साथ आपको बता दें कि कानून व्यवस्था पर विशेष फोकस भी किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि हम समाज के हर वर्ग का विशेष ध्यान रखेंगे। निर्धन परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही कई अहम योजनाओं का भी जिक्र उन्होंने किया। ट्रांसप्लांट करेंगे। अभी हमने दिल्ली में एक 10 किलोमीटर का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे 30,000 करोड़ का। अभी हम लोग बहुत एक नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो, तो मैंने बहुत अलग अलग प्रकार के डिजाइन में, ये भी बहुत स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। इसमें हमने 12,000 ट्री ट्रांसप्लांट किए और वो जिंदी है। तो मैंने कहा, जब ब्रीफिंग के लिए आए थे तो मैंने कहा ना, तो अधिकारी बोले सर ये संभव नहीं है, इतना कैसे ट्रांसप्लांट करेंगे। मैंने बोला आपको संभव है कि नहीं थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, सरकार मैं बोलूंगा वैसे चलेगी, आप बोलोगे वैसे थोड़ी चलेगी। एक भी पेड़ नहीं काटना और 1,000 कॉन्ट्रैक्टर को तैयार किया ऑलरेडी, देश में हमने तैयार किए ट्रांसप्लांट करने वाले। उनकी एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में लेने वाले हैं और उत्तराखंड के युवाओं को ट्रांसप्लांटेशन का ट्रेनिंग देंगे। और विशेष रूप से जवानों से मेरे अनुरोध है कि जो इसमें काम करते हैं वो आगे आए। हम कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करेंगे कि कितने डायमीटर है पेड़ का, उतना रेट देंगे, आप जितना काम करना है उतना करो, वहीं के वहीं ट्रांसप्लांट करो या सरकार जो कहेगी वहां पेड़ लगा दो। और एक पेड़ अगर मर जाएगा तो 5 नए पेड़ 3 मीटर के लगाने का खर्चा हम करेंगे और उत्तराखंड के पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ये बात हमने ली है, जो मैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब काफी अनुमति हमको दी है, फिर भी हमने ये निर्णय किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 4 धाम है, जो हमारी सरकार ने, मोदी जी और मैं यहाँ आए थे, इसका भूमि पूजन हुआ था। एक प्रकार से ये लाइफ लाइन है उत्तराखंड की, पहाड़ी क्षेत्र की। अब ऑल सीजन यानी साल भर आप जा सकेंगे। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम ये 253 किलोमीटर 2800 करोड़। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग 125 किलोमीटर 1066 करोड़, जिसमें 600 मीटर एलिवेटर रोड है और उसमें 120 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। 5 किलोमीटर का काम अप्रैल 2022 में पूरा होगा। रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग, चमोली, हेलंग, बद्रीनाथ धाम से माना गांव तक सड़क निर्माण 128 किलोमीटर 1735 करोड़। ये 33 किलोमीटर सड़क बन गई है। 95 किलोमीटर का काम चालू है, 2022 तक पूरा हो जाएगा। और मैं आपको वचन देता हूं कि इसी साल में दिसंबर के अंदर तक 4 धाम का काम हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसको आप लोगों के आशीर्वाद दीजिए। आज इसका प्रकाशन हुआ है। मैं निश्चित रूप से निशंक जी को भी धन्यवाद देता हूं, पार्टी के अध्यक्ष जी को और मुख्यमंत्री जी को, कि बहुत सही अप्रोप्रिएट विजन, जो मैंने पहले कहा था कि यू कैन डोनेट आई बट यू नॉट डोनेट विजन। तो विजन यानी दृष्टि, तो ये एक भविष्य की दृष्टि। और हम लोग वो नहीं है कि जो बातें करके भाग जाते हैं, हम वही लोग हैं जो बोलते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। यही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसलिए उत्तराखंड की जनता से मैं अपील करूंगा कि फिर से एक बार जनता हमको आशीर्वाद दे, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी को प्रचंड बहुमत दे, यही आपसे अनुरोध करता हूं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के घोषणा पत्र की कुछ योजनाओं को गिनाया है और कहा कि मुझे भरोसा है कि उत्तराखंड की जनता एक ऐसी सरकार चुनेगी जो प्रदेश में विकास लाए और न कि ऐसी सरकार जो प्रदेश को बर्बादी की राह पर लेकर जाए। देखिए, इस दृष्टि पत्र के माध्यम से हमारे संकल्प हैं जो हम उत्तराखंड की जनता के सामने रख रहे हैं, उनको हम धरातल पर उतारेंगे। और उसमें हमने बहुत सारी जो बुनियादी चीज़ें हैं, महिलाएं, युवाएं, रोजगार, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा, सारों को उसमें जोड़ा है, उसको हम धरातल पर उतारेंगे। जैसे हमने राज्य के सभी गरीब घरों में 1 वर्ष में राज्य में 3 LPG सिलेंडर हम निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराएंगे। सभी छात्रों को
डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले को सबको निःशुल्क टैबलेट व कंप्यूटर प्रदान करेंगे। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगे। यह हमारा दृष्टिपत्र, हमारा संकल्प है और हम इस संकल्प के आधार पर 2025 में हमारा राज्य जब 25 वर्ष का होगा तब हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में गिने जाएं। हम श्रेष्ठ राज्य हों, अग्रणी राज्य हों, आदर्श राज्य हों, उस दिशा में हमने अपना दृष्टिपत्र उत्तराखंड की जनता के सम्मुख रखा है। हमें पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड की जनता हमारे दृष्टिपत्र को पूरी तरह से अपने संज्ञान में लेते हुए अपना आशीर्वाद देगी और हमारा दृष्टिपत्र हम जनता को समर्पित करते हैं। उसके अनुरूप हम संकल्प लेते हैं कि हम इन संकल्पों को पूरा करेंगे और नया उत्तराखंड। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं की, क्योंकि उनका काम सिर्फ झगड़ा लगाना है। चुनाव की बेला है और चुनाव में लोग हर तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। आज चुनाव है, सब नेता आएंगे, कहेंगे मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। जनता के बीच में जाते समय आप एक बात जरूर कहिए, कभी किसी को क्या करेगा इसके आधार पर वोट मत दो, क्योंकि चुनाव में 4 दिन के लुभावने नारे तो सब दे देंगे। किसी को भी तय करना हो तो उसका तय करने का आधार ये होना चाहिए कि उस नेता, उस पार्टी ने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि वो आगे क्या करने वाला है। इसको हमको याद रखना चाहिए। आप जब रिश्ता करने जाते हो तो क्या पता करते हो कि परिवार का खानदान क्या है, ये तो नहीं पता करते हो कि ये आगे क्या करने वाला है। आप हमेशा पता करते हो कि इसका खानदान कैसा है, कैसा चाल चलन है, क्या है, आगे क्या करेगा। और भारतीय जनता पार्टी में मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप दम के साथ कह सकते हो कि हमारा जो पीछे हम लोगों ने काम किया है उसी आधार पर हमको आगे भी आप काम करने का मौका दीजिए। ये हम आधार के रूप में आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, जब मैं ये बात कहता हूं तो आपने देखा होगा कि हर नेता जो यहां से खड़ा होता है बीजेपी का, वह अपने रिपोर्ट कार्ड की बात करता है, अपने पार्टी के रिपोर्ट कार्ड की बात करता है। कभी आपने कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट कार्ड रखते देखा है क्या? कभी देखा क्या? कभी उन्होंने बात की कि हम ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया? वो हमेशा क्या बात करते हैं, देखो कैंडिडेट नदी के इस पार का है, उस पार वाले वोट देंगे नहीं, इस पार वाले को संभाल लो। वहां जाकर के बोलेंगे वो उस पार का है इसलिए इधर का ध्यान रखना, यानी नदी के बीच में भी झगड़ा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगे कहा कि अब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी तो उसमें भी कांग्रेस ने लोगों ने मलाई खाई थी और सब कुछ ऐसे ही उजड़ा हुआ था और छोड़ दिया था। इसको ठीक ढंग से फिर से स्थापित करने का काम भी मोदी जी ने किया है। शौचालय की बात मोदी जी करते थे तो यही कांग्रेसी हंसा करते थे कि भारत का प्रधानमंत्री शौचालय की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेसी नेता चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए थे। इनको गरीबी नहीं मालूम थी, इनको आम आदमी नहीं मालूम था, ये मखौल उठाते थे। ये जो त्रासदी हुई थी, आप बताइए उसमें भी लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने मलाई खाई थी कि नहीं खाई थी? और सब कुछ छोड़ दिया था, उजड़ गया था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर खरीदने से, जहाज खरीदने से, टैंक खरीदने से, राइफल खरीदने से देश मजबूत नहीं होता। एक पूर्व रक्षा कांग्रेसी मंत्री ए.के. एंटनी कह रहे थे कि हम इसको कबूल करना होगा। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, मैं कबूल करता हूं कि हम ध्यान नहीं दे पाए। चाइना ने अपने स्थान पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, अच्छी सड़कें बना ली हैं, अच्छा सब कुछ बना लिया है, लेकिन हम नहीं बना पाए। ये उन्होंने कबूल किया। यानी देश को कहां ले जा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को घर और कहा कि कांग्रेस को आग लगी है तो घर के ही चिराग से कांग्रेस के घर में ही आग लगी हुई है, अंदर ही अंदर चिंगारी सुलग रही है। कांग्रेस समेत बाकी पार्टियों की क्या हालत है? कांग्रेस समेत सारी राजनीतिक पार्टियां घर का साथ, खुद का विकास, सब पर अविश्वास और अकेला प्रयास, इसी के सहारे ये चुनाव लड़ रही हैं। इनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं। कांग्रेस में तो कांग्रेस की हालत यह हो गई है, उत्तराखंड में वह नेता घोषित करने की स्थिति में नहीं है। कौन नेता बने, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस के जीतने के बाद यह तय नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अधिकृत रूप से कांग्रेस ने किसी नेता की घोषणा नहीं की है। घर में ही आग लगी हुई है, अंदर ही अंदर चिंगारी सुलग रही है। और घर को आग लगी है, कांग्रेस के घर को आग लगी है तो घर के चिराग से ही आग लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केवल बोला ही नहीं है बल्कि किस योजना पर कितना पैसा लगेगा यहां तक खर्च की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमने कहा है वो हमने किया है और जो कहते हैं वो करते हैं। ने कहा भी कि हमने केवल बोला नहीं, हमने किस योजना पर कितना पैसा लगेगा और वो पैसा किधर से आएगा ना, क्योंकि हमने कहा है, जो हमने कहा वो हमने किया, जो हम कहते हैं वो हम करते हैं और जो हम कहेंगे। ये जो भूमि पर अवैध कब्जा होने के कारण जो भू और जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए भी हम कानून लाएंगे, एक अधिकार समिति प्राप्त का गठन करेंगे। केंद्रीय उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एक गलत संस्कृति डेवलप की और केजरीवाल के झांसे में अब जनता नहीं आने वाली है। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। देखिए, केजरीवाल ने एक बड़ा गलत कल्चर भारतीय राजनीति में शुरू किया है और ये फ्री वो फ्री, दिल्ली के अंदर जो उन्होंने नारकीय व्यवस्था बनाई है, मैं आपको आग्रह करूंगा कि इनके इस फ्री में एक उनका मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट था, जरा जाके देख आइए क्या स्थिति। उससे अच्छा तो गांव के अंदर आपके लोकल स्थानीय मान्यता प्राप्त डॉक्टर बेहतर सेवा आपको दे देते हैं, जिन्होंने कोई एक उचित डिग्री पढ़ी। तो ये सब केजरीवाल साहब जो है, उन्होंने एक ऐसा गलत कल्चर डेवलप किया है। मैं समझता हूँ देवभूमि के लोग बहुत जागरूक हैं। भारतीय राजनीति में, आज़ादी के आंदोलन में, स्वयं उत्तराखंड के निर्माण में हम सब समर्थन में रहने वाले लोग थे। इन लोगों ने बड़ी जागरूक संघर्षपूर्ण भूमिका की है। केजरीवाल के झांसे में उत्तराखंड की जनता नहीं आने वाली। कर दिया, आज गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात की उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित दृष्टि से यहाँ पर अपने इस उत्तराखंड की जनभावना के अनुरूप अपने कदम सदैव उठाई है। अब उनके जिनको कुछ आना ही नहीं है, उनकी घोषणाएं तो अनंत होंगी। अभी क्या आप देख रहे हैं, अभी तो केजरीवाल पता नहीं क्या क्या घोषणा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में उत्तराखंड के सारे मुद्दों को एड्रेस किया है और 4 धाम के प्रति भारतीय जनता पार्टी का क्या दृष्टिकोण है, आल वेदर रोड, देवस्थानम बोर्ड की जनभावना को ध्यान में रखते भंग करना और तीर्थों के विकास के लिए पूर्व सरकार ने जितने प्रयत्न किए हैं, हमारी भाजपा की वर्तमान सरकार ने, वो सब जनता की निगाह में, जनता इस बात को समझती है। यह तो हम सब के किए गए कार्यों के प्रति जनता का जो लगाव है कि देवभूमि के लिए भाजपाइयों ने इतने अच्छे काम किए हैं, उस जन दबाव के चलते वो भी अब ये सब नाम लेने लगे हैं देवभूमि का और तीर्थ स्थानों का, वरना ये तो उनकी डिक्शनरी में नहीं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान बाजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बाजपुर विधानसभा पहुंचे। जनता के बीच भारी समर्थन के बीच यशपाल आर्य ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। बाजपुर विधानसभा सीट से यशपाल आर्य तीसरी बार कमान संभालने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक जनसभा में आए और एक जनसभा में उमड़ा हुजूम यशपाल आर्य की लोकप्रियता दिखाता है, उनके प्रति लोगों का प्यार दिखाता है, सम्मान दिखाता है। यशपाल आर्य यहाँ मेरे साथ मौजूद है। यशपाल आर्य का लगातार लोग स्वागत कर रहे हैं और गर्मजोशी से उनके साथ यहाँ पर खड़े दिखाते हैं। यशपाल जी,
ये बन्नाखेड़ा ये जो हमारी बस्ती है, हमारे गरीब से वंचित समाज के लोग, कमजोर तबके के लोग यहाँ पर होते हैं और आज सब काम ये खेती मजदूर लोग और रोजी रोटी की तलाश से सुबह जाते हैं, रात को लौटते हैं। लेकिन आज लोगों सब हमारे यहाँ की बस्ती के लोगों ने सबने मन बनाया है कि यशपाल आर्य को भी हमने कामयाब करना है। हमने यहाँ ईमानदारी से काम किया, सेवा की और एक क्षेत्र जो भी है कौमी एकता का गुलदस्ता भी है। यहाँ पर हमारे शिक्षक परिवार विराजी के लोग रहते हैं, यहाँ पर के लोग रहते हैं, यहाँ पर पहाड़ के लोग भी रहते हैं, यहाँ बुक्सा लोग भी रहते हैं। हमेशा यहाँ पर एक शांति और 10 सालों में तस्वीर बनी। सर, यशपाल आर्य ने हमेशा सर्वदम संभाव के नाते सबका विकास किया है, चाहे आप भाजपा में थे, कांग्रेस में थे। अब क्या विकास की नई सोच लेकर रविंद्र चल रहे हैं, किस तरह से आगे काम होने वाले हैं और सारे समाज को साथ लेके यशपाल आर्य आप कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है कि 10 साल पहले का भाजपा जो बंदूक के साए में जीते थे, डर का भय का माहौल था, एक ऐसा वातावरण बन चुका था कि लोगों में दहशत थी। लेकिन आज भाजपा में शांति अमन कायम है और सब सुरक्षित भी महसूस है। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। तो रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले जाने का मामला गर्माता जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। ऐसे में अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर ऐसा उन्होंने कहा हो तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड चुनाव के मद्देनजर एक वर्चुअल रैली करते हुए गदरपुर, जसपुर, खटीमा, हल्द्वानी, रुद्रपुर और नानकमत्ता जैसे तराई के विधानसभा क्षेत्रों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जमकर घेरा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के ही नेता शकील अहमद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनी तो उत्तराखंड की जनता के लिए एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। वहीं तब से ये बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में फिलहाल जिस तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मामला है वो उठा है, उससे लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर अब हरीश रावत ने बयान दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से वरिष्ठ संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश, फिलहाल जिस तरीके से ये मामला मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लगातार गर्माता जा रहा है, अब इसमें हरीश रावत ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा, चेतावनी एक तौर पर है ये कि अगर उन्होंने ऐसी बात कही तो वो खुद अपने प्राण त्याग देंगे। क्या कुछ अहम जानकारी इसमें फिलहाल? देखिए मुस्कान, जिस तरह से हम चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव के समय तमाम जो अन्य लोग हैं वो कई पार्टियों से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। खासतौर पर हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो वकील अहमद है वो लगातार सहसपुर विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रहे थे और इस बीच उनको मनाए जाने की भी बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी, जो उनके जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से की जा रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि हरीश रावत ने उनके प्रपोजल पे हामी भरी है, लेकिन उनका जो मानना था कि उनमें कम से कम 10 पॉइंट उन्होंने दिए थे, जिनमें एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी उन्होंने बात रखी थी। हालांकि उसके बाद जो वकील अहमद हैं उन्होंने बिल्कुल अपने इस बयान को लेकर के इनकार किया और साथ ही साथ जो हरीश रावत हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस बात को लेकर के इनकार किया है कि ऐसी कोई डील उनके बीच नहीं हुई है, कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के कोई बातचीत नहीं हुई है। मैंने कहा कि लगभग यहाँ पे हिंदू यूनिवर्सिटी और चाहे संस्कृत यूनिवर्सिटी हो या फिर अस्पताल का मामला हो या सड़कों का मामला हो, ये तमाम बातें उन्होंने अपने पत्र में लिखी थी। लेकिन उसके बाद
हरीश रावत ने इसे एक तरफ से खारिज करने का काम किया। वहीं अगर हम बात करें जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं अकील अहमद, उनकी तरफ से भी साफ तौर पे मना किया गया कि उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन अब जिस तरह से लगातार इसमें भाजपा ने इस पे तंज कसते हुए अब जो कांग्रेस पे आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड देवभूमि को मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ साथ यहाँ पे तबलीग करना चाहती है। लेकिन कहीं न कहीं इसका सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद एक तरफ से इसे खारिज कर दिया गया है। मामला लगभग 2 फरवरी का है, जिस समय ये घोषणा पत्र जारी हुआ था, उससे ठीक एक दिन पहले की ये बात। तरीके का ये बयान सामने आया, इसमें बीजेपी क्या तर्क देकर विरोध कर रही है, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा करके कह रही थी कि लगातार मुस्लिमों को लेकर के या मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के बात कर रहे थे कि हरीश रावत यहाँ पे देवभूमि में बढ़ावा देना चाहते हैं और कांग्रेस इसे बढ़ावा देना चाह रही है। लगातार मुस्लिम एक समुदाय को लेकर के लगातार इसमें चर्चाएं की जा रही थी और आरोप भी लगाए जा रहे थे कि एक विशेष समुदाय के लिए यहाँ पे बढ़ावा देने की बात की जा रही थी। देवभूमि है और इस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे थे। लेकिन हरीश रावत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ऐसा उनके साथ कोई डील नहीं हुई है, चाहे वह अकील अहमद हो या फिर कोई भी अन्य लोग हों। हालांकि उन्होंने अपनी दावेदारी की थी, लेकिन उन्होंने दावेदारी से पीछे करते हुए कहा कि उनकी जो रजामंदी हुई है इस बात को लेकर हुई है कि उसमें जो कुछ ऐसे बिंदु थे उन पर चर्चा हुई है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से अब खारिज तो मामला हो गया है, लेकिन अब क्या इसे आगे भी बीजेपी इसे भुनाएगी या फिर इसे ही यहीं रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं सवाल जरूर बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे थे। जी ठीक है हरीश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। अवैध खनन के खिलाफ और गंगा संरक्षण को लेकर मातृ सदन के संस्थापक स्वामी शिवानंद सरस्वती का बुधवार को 17वें दिन भी अनशन जारी रहा। मातृ सदन के अनुसार 10 फरवरी को किसान नेता राकेश टिकैत स्वामी शिवानंद के आंदोलन को समर्थन देने मातृ सदन पहुंच रहे हैं। कैलाशनाथ के आग्रह पर राकेश टिकैत मातृ सदन आ रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।